प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 21 मई 2025 है और आज का दिन बुधवार है। आज गणपति का दिन है और गणपति को बुद्धि के भी देवता कहे जाते हैं। क्योंकि आप स्टडी करते हैं उसमें बुद्धि की बहुत बड़ी रोल है। आपकी सकारात्मक सोच इस गणपति प्रदान करते हैं और आपकी कामयाबी में भी उनकी बहुत बड़ी योगदान है। तो संजय सिविल परिवार के जितने सदस्य हैं और हमसे लोग जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, आज मैं गणपति बापा से बराबर प्रार्थना करता हूँ कि जो हमसे लोग जुड़े हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी का बुद्धि अच्छी हो, सही दिशा में वो अपने कार्य पर समर्पित रहें और उनको गणपति बापा सफल बनाएं। और आप लोग की हमेशा स्नेह और प्यार हम पर बराबर बनी रहती है, क्योंकि मैं 2 शब्द को बोलने वाला हूँ। तमाम सारे छात्र जो तैयारी में जुड़े हुए हैं, सब का सबसे पहला उद्देश्य है लक्ष्य। और लक्ष्य आप तभी सफल हो सकते हैं जब अपने अंदर आप अपने एक संस्कार को, एक व्यक्तित्व को और जो पढ़ाई की जो दिशा है, उस दिशा एक सही दिशा में हो और हर दिन कुछ एक नए करने की तमन्ना हो और जुनून और जज्बा और हमेशा पॉजिटिव सोच हो। नकारात्मक विचार को बिल्कुल से हटा दीजिए। तो एक अच्छे मानव, एक अच्छे पद पर जाने के बाद वो एक सफल नागरिक भी कहलाते हैं, एक अच्छे पदाधिकारी भी कहलाते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के दिन, बापा गणपति के दिन, रिद्धि सिद्धि विनायक के दिन मैं वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ध्यान पूर्वक वीडियो से आप देख ही रहे हैं, उसका मुझे विश्वास है कि भरपूर लाभ ले रहे हैं। इतनी लाभ ले रहे हैं, आपको पता होगा कि मेरी वीडियो से आपको कितनी लाभ मिल रही है। तो मैं हमेशा बच्चे के लिए तत्पर रहता हूँ, हमेशा बच्चे के लिए ही सोचता हूँ रात और दिन कि मेरे द्वारा बच्चा जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं कहाँ से कहाँ कितना मदद कर सकूं, कितना राहत दे सकूं और मेरा बच्चा एक सही नागरिक और एक सही सफल इंसान बन सके। तो निश्चित तौर पर आज इस गणपति के दिन मैं वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिए कि जैसा कि आपको हम पढ़ा चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, हम आपको प्री हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं और हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत हम आपको यह 16 महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब पढ़ा चुके हैं। और यह जो 16 महाजनपद में जो मगध है, वत्स है, अवंती है और कौशल है, जो सत्ता की शुरुआत हुई मगध से, उसमें मैं हर्यक वंश को पढ़ा चुका हूं, शिशुनाग वंश और नंद वंश को समाप्त कर चुका हूं। पूर्व के वीडियो आप परिचित होंगे ही, भली बात है उसकी कॉन्सेप्ट से आप लाभ भी लिए होंगे। तो हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत, फिर सुनिएगा, हिस्टोरिकल हिस्ट्री के तहत हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की समाप्ति के बाद और मौर्य पीरियड के पूर्व एक ऐसी काल आती है जिसमें विदेशी का आक्रमण भारत में होता है। और वो आक्रमण होता है ईरानी के रूप में पहला आक्रमण, फिर यूनानी के रूप में आक्रमण होता है। उसी को लेकर मैं आज वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान पूर्वक अपनी बात को, मेरी बात को सुनेंगे और जो जो बात हम कह रहे हैं उसको आत्मसात करेंगे, बार बार देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर सदा के लिए हो जाए। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हिस्टोरिकल हिस्ट्री। तो मैं सबसे पहले ईरानी आक्रमण और सिकंदर, जिसे यूनानी कहा जाता है, यूनानी का आक्रमण भारत में, ये शीर्षक है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 16 महाजनपद में भारत का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है वहां अराजकता की स्थिति है। हर छोटे छोटे आपस में जो राज्य हैं, आपस में वो भिड़े हुए हैं और सब एक दूसरे के ऊपर आगे आना चाहते हैं। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो कंबोज है, गंधार है, मद्रकुल है और भी छोटे छोटे जो राज्य हैं वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं और वहां बिल्कुल एक केंद्रीय सत्ता का पूरा प्रभाव नहीं है। और यही कारण है
कि उस अराजकता की जो स्थिति है उसका भरपूर लाभ ईरानी और यूनानी उठा रहे हैं और उसे भारत में पहला विदेशी आक्रमण के लिए वो रास्ता सुलभ तैयार कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो में हम अभी बोलने जा रहे हैं, ईरानी और यूनानी आक्रमण, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि भारत में सबसे पहले ईरानी का आक्रमण हुआ, हकामनी वंश का आक्रमण हुआ और हकामनी वंश के पहले राजा साइरस प्रथम का यहां पर आक्रमण होता है भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत, लेकिन वो सफल नहीं होते। अब यह हकामनी वंश का पहला राजा, जिसे डेरियस प्रथम कहा जाता है और उसका दूसरा नाम दारा प्रथम भी आपको कहीं देखने को मिलेगा, तो डेरियस प्रथम और दारा प्रथम के द्वारा भारत के कंधार, कंबोज पर आक्रमण किया जाता है। वो सफल आक्रमण होता है। तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि भारत में ईरान का जो पहला सफल राजा हुए, जो सफलता प्राप्त की यहाँ की धरती पर पद स्थापित होने के लिए उत्तर पश्चिमी प्रांत में कंधार और कम्बोज पर, वो डेरियस प्रथम ही है। और ये डेरियस प्रथम अपने साम्राज्य में बहुत ज्यादा काम किए थे ईरान की धरती पर, और वो अपनी जनता का संबोधन अभिलेख के माध्यम से समूचे विश्व में पहली बार किए थे। तो समूचे विश्व में पहला अभिलेख जिसे जनता का संबोधित होता है, जनता को आदेश दिया जाता है राजा के द्वारा अभिलेख के माध्यम से, वो राजा पहला डेरियस प्रथम ही है, विश्व में प्रथम। और इसी डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर अशोक भारत में अभिलेख को सबसे पहले अपने साम्राज्य में जारी किया था। तो अभिलेख, यह अशोक अपना अभिलेख कहां से लाया, किससे प्रेरणा लेकर आया, तो डेरियस प्रथम की प्रेरणा से वो भारत में अभिलेख को जारी किया और विश्व में प्रथम डेरियस प्रथम को माना जाता है। अब इसी ईरानी वंश का, हकामनी वंश का जो प्रतापी राजा थे डेरियस तृतीय, इसी डेरियस तृतीय को जो है सिकंदर अखेला के युद्ध में 331 बीसी में हराकर यूनानी साम्राज्य की स्थापना किया था। अब हम आते हैं यूनानी पर। तो यह जो सिकंदर महान है, यह मकदूनिया के जो शासक हैं राजा फिलिप द्वितीय का लड़का है और 356 बीसी में इसी सिकंदर का जन्म राजा फिलिप द्वितीय के घर में हुआ था और 359 बीसी में फिलिप द्वितीय मकदूनिया के शासक बने थे और 329 बीसी में इस फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। इसलिए उस समय सिकंदर का उम्र मात्र 20 वर्ष था। इसलिए 20 वर्ष की अवस्था में फिलिप द्वितीय अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर मकदूनिया के शासक बने। दैट्स ऑल। इसके बाद जब सिकंदर मकदूनिया के शासक बने तो उसको लक्ष्य था कि मुझे विश्व विजेता बनना है और उसके अंदर ऐसी क्षमता भी थी, बहुत सारी क्षमता थी, असीम क्षमता थी और वो विश्व विजेता बनना चाहता था। तो सिकंदर, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में ईरानी के आक्रमण हो चुकी थी, इसलिए वो ललायित था कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में भारत में जो अराजकता है उसका लाभ लिया जा सके और उसका लाभ लेकर यूनान की धरती पर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। तो निश्चित तौर पर हमारे सिकंदर जो है, सिकंदर महान जो यूनानी है, वह अफगानिस्तान के रास्ते, हिंदू कश पर्वत अफगानिस्तान में है, उस हिंदू कश पर्वत को पार किया अफगानिस्तान में और वो खैबर दर्रा पर आया और खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। तो इसी खैबर दर्रा के माध्यम से वो भारत की धरती के उत्तर पश्चिमी प्रांत में पहली बार आया और जब भारत की धरती पर आया तो सबसे पहले उसकी लड़ाई आस्पुसोई जाति से हुई और ये जाति काफी बलशाली थी, इसकी महिला भी काफी बलशाली थी। यहाँ की महिला पुरुष काफी वीरता से सिकंदर से लड़ी। अंत में बहुत सारी महिला और पुरुष की कत्ल कर दी गई और यहाँ की जो उसकी अस्पुसोई जाति की जो बैल थी, उसको बहुत अच्छा बैल हुआ करता था, उसको सिकंदर मकदूनिया भेज दिया। इसके बाद जब सिकंदर भारत की धरती पर आया तो आम्भी, जो तक्षशिला के राजा थे आम्भी, वो सिकंदर की सहायता के लिए पहुंचा और सबसे पहले सहायता आम्भी के द्वारा प्राप्त हुआ, जो तक्षशिला के राजा थे। और ये तक्षशिला जो है
सिंधु और झेलम के संगम पर है, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है और प्राचीन विश्व की सबसे पहले विश्वविद्यालय है। दैट्स ऑल। तो यह तक्षशिला के राजा सबसे पहले सहायता के लिए सिकंदर के पास पहुंचे। अब सोच लीजिए, एक विदेशी को भारत के राजा के द्वारा सहायता हो रहा है, कितनी अराजकता है। अब बात होती, लेकिन उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत में अगर कोई बलशाली है तो वो है पोरस। तो पोरस जिसका जो विस्तार है, जिसका जो साम्राज्य है, वह झेलम और चिनाब नदी के संगम पर पोरस का साम्राज्य है। और पोरस काफी वीरतापूर्वक लोग था, उसके टक्कर में उत्तर पश्चिमी प्रांत में कोई भी राजा नहीं था। तो निश्चित तौर पर पोरस को यह पसंद नहीं हुआ और तब सिकंदर दो भाग में अपनी सेना को कमान संभालता है। एक कमान स्वयं अपने हाथ में लेता है और दूसरा कमान जो है हेफेस्टन और पेरिडिका के नेतृत्व में आक्रमण के लिए बना देता है। और इसी के बीच पोरस जो है, जहां उसकी सम्राट झेलम बितास्ता नदी पर थी, तो इसी हाइडे स्पीज जो नदी है, इसी के नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच घमासान लड़ाई होती है। और वो पोरस अपने शरीर में 9 घाव लग जाता है, फिर भी वो वीरता पूर्वक लड़ता है, हार नहीं मानता है। और ऐसा जुनून और जज्बा किसी किसी राजा में और किसी व्यक्ति में भी देखने को मिलता है। प्राण चली जाए, मैं अंतिम हार नहीं मानूंगा। और वही चीज मैं बच्चे को कहता हूं कि आप अंतिम हार को कभी नहीं मानिए, स्वीकार कीजिए, जब तक आप मंजिल को प्राप्त नहीं हो जाए। तो निश्चित तौर पर पोरस की तरह अपने विचार को लाइए। तो पोरस कभी हार नहीं माना, वो युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया, उसके शरीर पर 9 तीर के निशान लगे, तीर लगे, फिर भी वो हार नहीं माना। और अंत में सिकंदर काफी खुश हुआ और बोला कि ऐसा वीर मैं पहली बार देखा हूं। और इसलिए पोरस को जंजीर में लाया गया और बोला गया तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। तो पोरस बोला जैसे एक राजा का कर्तव्य दूसरे राजा के प्रति व्यवहार होता है, वैसे मेरे साथ होना चाहिए। और यह प्रश्न सुनकर जो है सिकंदर काफी पोरस से प्रभावित हुआ और पोरस को जितना भी जीता हुआ साम्राज्य था सब वापस कर दिया और अंत में पोरस को अपना मित्र सिकंदर बना लिया। दैट्स ऑल। तो निश्चित तौर पर मैं इस कहानी को बता रहा हूं। इसके बाद सिकंदर के समकालीन भारत में अत्याचारी धनानंद की शासन थी, मगध की धरती, जहां जनता का असंतोष धनानंद के खिलाफ बिल्कुल था ही नहीं। और मगध की जनता चाह रही थी कि एक योग्य राजा बैठे, अत्याचारी धनानंद के शासन से हमको मुक्ति मिल सके। इसके बाद वो मगध तक बढ़ना चाहता था सिकंदर, और वो आगे बढ़ते गया। और इसके बाद क्या होती है कि जब वो पोरस को जीत लेता है तो सिकंदर के द्वारा 2 नगर को बसाया जाता है, नया नगर को। और पहला नगर है निकैया नगर, और यह निकैया नगर का अर्थ होता है विजय नगर, यानी पोरस की विजय के उपलक्ष्य में यह निकैया नगर को बसाया। इसके बाद है इसका दूसरा नगर है बाऊ कफेला, जो कि सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा बाऊ कफेला था, और उसी की याद में यह बाऊ कफेला नगर को बसाया। और गंधार का भी पूरे शहर का आधुनिकीकरण, पूरे गंधार को भी सिकंदर ही बसाया था। तो निश्चित तौर पर सिकंदर के द्वारा कई काम हो रहे हैं। इसके बाद वो जैसे आगे बढ़ता है ना, तो वह मगध की ओर आगे बढ़ता है, ब्यास नदी की तरफ। लेकिन ये जानता था कि उसकी सेना काफी लंबे समय से युद्ध कर रही है, उसकी सेना में काफी थकावट हो गई थी, उसकी सेना अब आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। और जैसे ब्यास नदी के आगे सिकंदर की सेना बढ़ने लगी, उसकी सेना ने सिलेंडर बोल दिया कि अब हमको यूनान जाना चाहिए, अब मेरे अंदर वो रण कौशल और मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि धनानंद के पास विशाल हाथी है और मेरी सेना में हाथी नहीं है, हम लोग मारे जाएंगे। और यही कारण है कि वो ब्यास नदी के पास पहुंचकर वो फिर लौटने का अपना विचार बनाता है सिकंदर। तो अपना लौटने के क्रम में जो उसके जल सेनापति थे नियारकस, जल सेना से नियारकस को भेजता है और स्थल सेना से वो अपना लौटने का विचार बनाता है सिकंदर। और लौटने के क्रम में ब्यास नदी के तट पर ही यूनानी जो 12 देवी देवता थे उसकी वेदिका को बनाकर वो पूजा करता है। लेकिन सिकंदर की जो सबसे अंतिम विजय है वो पाटल विजय है, और पाटल को सिंध कहा जाता है, यानी उसके अंतिम जीवन का अंतिम विजय पाटल और सिंध है। अब सिकंदर जोडेसिया के रेगिस्तान होते हुए वो बेबीलोन पहुंचता है और मात्र 32 से 33 साल में
ज्वर रोग से सिकंदर ऐसे महान व्यक्ति का 32 से 33 साल में मृत्यु हो जाती फ्रेंड्स। लेकिन मैं इतना निश्चित बता दूं कि सिकंदर आक्रमण से जो है भारत में जो अराजकता थी उसका उजागर हुआ कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में कोई योग्य राजा नहीं है। लेकिन उसका फायदा भी ये हुआ कि सिकंदर के आक्रमण से भारत का जो जुड़ा हुआ यूनान के व्यापार से जुड़ गया। और दूसरा बात है कि यूनान की जो गंधार शैली है वो गंधार शैली भारत में लाई गई और उसकी जो मुद्रा प्रणाली है वो भारत में लाई गई। हेलिस्टन कला जो है जो भारत में लाई गई वो यूनान से ही लाई गई। तो यूनानी का भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भारत की धरती पर, वो बेकार नहीं गया। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स आज हम बोले हैं ईरानी और यूनानी सिकंदर के आक्रमण को लेकर। इस वीडियो को आप बार बार देखिए क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन हैं और कई ऐसी बात है जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कर देगी। वो किताब के लिंक से बिल्कुल हटा हुआ है और एक एक बिंदु को मैं तोड़ा हूं और इसका भरपूर लाभ लीजिए अपने जीवन में। और जहां तक है मैं निरंतर वीडियो को आगे जारी ही रखूंगा। इसी की सफलता की कामना को लेकर मैं बार बार आपकी सफलता के लिए तत्पर हूं। और मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं चाहे यूट्यूब के माध्यम से या और कहीं भी, वो निश्चित हिंदुस्तान में एक सफल नागरिक होंगे, एक अच्छे व्यक्ति के इंसान भी बनेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो और अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।